हाँ, तो वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बेसिकली वही जो हम लोग CFQs डिस्कस कर रहे थे उसका MCQ पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब लेट्स मूव टू आवर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं उसके साथ, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि Anu and Amy purchased ice creams in plastic balls and cones respectively during their outing at the science fair. After consuming their ice creams, Anu stated that regardless of whether they were filled with ice cream or empty, the center of gravity of the objects would remain unchanged. Do you agree with Anu? Why? अब देखो, इसमें यहाँ पूछा गया है कि जो अनु है उसने तो प्लास्टिक की बॉल में खाया, लेकिन जो एमी है उसने कोन्स में खाया, उसने कोन वाली आइसक्रीम में खाया, है ना। तो अब देखो, जो अनु है उसने खाया प्लास्टिक बॉल में, तो प्लास्टिक बॉल पहले सॉलिड मतलब पूरी भरी होगी, है ना। पहले पूरी भरी होगी, जब पूरी भरी होगी तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच। लेकिन जब उसने पूरी खा ली तब ये खाली हो गई होगी पूरी तरीके से, तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच। क्यों? क्योंकि मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहाँ पे भी हर जगह बराबर है। यहाँ पे भी इस साइड जाएंगे तो आइसक्रीम आइसक्रीम मिलेगी मिलेगी, एंड देन उसके बाद ये प्लास्टिक की बॉल, और यहाँ पे भी हवा हवा हवा, मतलब एम्प्टी एम्प्टी, फिर उसके बाद प्लास्टिक बॉल। इसका मतलब दोनों में, सॉलिड हो या हॉलो, प्लास्टिक बॉल दोनों ही, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर होगा। बट ये तो था किसका केस? अनु ने जिसमें प्लास्टिक बॉल में खाया, बट एमी ने किस में खाया? कोन में खाया, है ना। कोन वाला जो होगा, कोन अगर सॉलिड है, अगर कोन सॉलिड है, उसका होगा कितना? H/4 पे, है ना। सॉलिड कोन का H/4 पे होगा। लेकिन जो हॉलो कोन है, हॉलो कोन का होगा H/3 पर। अब ये दोनों तो सेम नहीं है, यानी कि इसका मतलब जब एमी ने आइसक्रीम खाना चालू नहीं किया था तब उसका सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, बट जब उसने आइसक्रीम खत्म कर ली तब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी जो टिप होती है आइसक्रीम की, उसके थोड़ा सा करीब चला गया। इसका मतलब ये है कि जो एमी ने, सॉरी, अनु ने जो बात कही है कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रिमेन अनचेंज रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, मतलब वो दोनों के केसेस में चेंज नहीं होगा। तो उसने बात गलत कही है। वो सिर्फ इस वाले केस में अनचेंज रहेगा, इस वाले केस में चेंज हो जाएगा। पहले H/4 पे था, अब H/3 पे आ जाएगा सिंपली, है ना। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से इसमें होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पिक्चर बिलो शोज अ बॉय क्लाइंबिंग अ रोप लैडर। एक्सप्लेन लिख ले क्वेश्चन नंबर, है ना। The picture below shows a boy climbing a rope ladder hanging from the branch of a tree. The boy in the picture finds it difficult to climb the ladder as it turns about the axis where he is holding. The instructor tells the boy to stretch the body with the hands stretched up and make the body parallel to the ladder and climb. और पहला क्या पूछता है कि विच फोर्स कॉज द लैडर टू टर्न एंड हाउ डज कीपिंग द बॉडी पैरेलल टू द लैडर मेक क्लाइंबिंग इजियर। देखो, होता क्या है बेसिकली, कुछ इस तरीके से है ना। बनाते हैं पहले लैडर, है ना, और ये कुछ इस तरीके से चला गया इस बॉय की वजह से, है ना, और यहाँ से ऐसे लटक रहा है ना। तो ये लैडर है ना, जिस तरीके से टेढ़ी हो गई है। यहाँ पे बॉय के हाथ है, मतलब ऐसे ऐसे, सॉरी, यहाँ से, है ना, और कुछ यहाँ पर उसके पैर आएंगे, थोड़े ज्यादा लंबे। ठीक है, काम चल रहा। तो बेसिकली होता है क्या? देखो, सिंपल सी बात है, जो लड़का है, जो भी बॉय है हमारे, या फिर जो भी पर्सन है, ये ऐसे चढ़ेगा जब रोप लैडर पे, तो होगा क्या? रोप लैडर आगे की तरफ, उसके पैर जो है ना वो आगे की तरफ आगे की तरफ टिल्ट होने लगेंगे। ऐसा क्यों होगा? देखो, सिंपल सी बात है। अब जैसे जब मान लो की बात है, ये हमारी क्लाइंब ऐसे, मतलब जो लैडर है वो ऐसे सीधी है, ठीक है। जब लैडर हमारी ऐसे सीधी है, तब ऐसे जब बॉय ऐसे चढ़ा हुआ है, ऐसे, है ना, ऐसे, जब ऐसे बॉय चढ़ा हुआ है तब क्या होगा? यहाँ पर होगा उसका सेंटर ऑफ क्या? सेंटर ऑफ
ग्रेविटी है ना, समथिंग लाइक उसके बॉडी के बीच में, तो वो क्या करेगा, इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, फोर्स नीचे की तरफ है ना। तो इसमें जो वेट है बॉडी बॉय का, वो वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, वेट ऑफ द बॉय नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अब इस जहां ये हाथ से पकड़े हैं, जिस जगह पे पकड़े हैं, उस जगह से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई प्रॉपर है, यानी कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, यानी कि सिंपली यहाँ पर अगर इस जहां से पकड़े हुए हैं वहां से देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, और एक फोर्स भी लग रहा है, तो सिंपली टॉर्क लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, एंड पैर, एंड इस वजह से जो हमारे टॉर्क की वजह से होगा, टॉर्क किस वेट, टॉर्क किसकी वजह से आया है, हमारे फोर्स जो है वो वेट है ना। तो उसकी वजह से हमारी जो लैडर है वो कुछ इस तरीके से आगे टेढ़ हो जाएगी, सच दैट जो अब बॉय का जो वो है ना, क्या आपको से बनाता हूँ, अब बॉय का जो वो होगा ना, क्या, कि बॉय का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सच दैट यहाँ पे कहीं पर होगा, ताकि जो मतलब उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना, अभी भी। बट अब क्यों, अब होगा ये कि जो अभी लैडर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही थी वो अब जीरो हो जाएगी, अब लैडर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही थी अब वो जीरो हो जाएगी सिंपली, है ना। क्योंकि अभी, क्योंकि अब ये जो है हमारा क्या, जैसे वेट है ऐसे एक्ट कर रहा है, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम, बहुत कम हो जाएगी, इस वजह से अब रोप यहाँ पर आके ऐसे लटकी, टेढ़ी रोप ऐसे लटक जाएगी, है ना, तो कुछ ऐसे इस तरीके से आगे की तरफ टिल्ट होके, है ना। तो यहाँ पर इधर आया क्या, टॉर्क आया इस डायरेक्शन में, कैसे, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ वेट, है ना। तो इधर जो पूछे ना, विच फोर्स कॉज द लैडर टू टर्न, द वेट इज द फोर्स विच कॉज द लैडर टू टर्न, कैसे, ऐसे घूमेंगे, क्योंकि इधर हाथ के अबाउट, हाथ को एज मतलब हाथ की जो सीढ़ी पकड़े है उसको एज एक्सिस मान के जब यहाँ से देखा गया, तो यहाँ पे क्या बना, एक वो बन गया, क्या, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई वेट को, वेट मतलब इज हमारा फोर्स। अब मगर जब ये हमारी लैडर ऐसे टर्न हो गई तो वेट अभी भी नीचे ही एक्ट कर रहा है, बट जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो धीरे धीरे, क्योंकि जब ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमाइज हो गई, एकदम जीरो के बराबर हो गई। इसी वजह से तो टॉर्क लगता है। टॉर्क क्यों लगता है, टॉर्क इसी लिए तो लगता है ताकि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आ जाए नीचे, किसके नीचे आ जाए, सस्पेंशन पॉइंट के नीचे आ जाए, है ना। बट सस्पेंशन पॉइंट जहां से लटका हुआ है, यही तो होता था ना कि सस्पेंशन पॉइंट के जस्ट नीचे होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो वेट है हमारा वो सस्पेंशन पॉइंट के जस्ट नीचे आ जाएगा, एंड वहां पर बॉडी सिंपली रुक जाएगी। अब इधर बोला है कि विच फोर्स फॉर द लैडर टू टर्न, तो वो है वेट। अब इसमें बोला है कि हाउ डज कीपिंग द बॉडी पैरेलल टू द लैडर मेक क्लाइंबिंग इजियर। अब देखो इधर बोला है कि बॉडी को पैरेलल रखेंगे अगर हम क्लाइंब से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अगर मान लो की बात है, ये सिनेरियो है, क्या सिनेरियो है, कुछ इस तरीके का, जैसे ये दो सीढ़ियां हैं, एक रोप लैडर दोनों ही, है ना। एक इस वाली में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ले गए, है ना, और इसको ऐसे रख दिया, और इस वाली में क्या किया हम लोगों ने, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसमें होगा क्या सिंपली, होगा क्या कि अगर, जो कि हमारा जितना मतलब अगर इस वाले केस में क्या है कि हम केवल मतलब हमने बॉडी को दो ही केवल सीढ़ियों में ऐसे टिका रखा है, यानी कि हमारा जो वेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे हम लोग चढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे 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 करके, यानी कि जो हमारा वेट होगा वो कहीं ना कहीं इस तरफ होगा ऐसे, एंड वो नीचे एक्ट कर रहा होगा, एंड जो नीचे एक्ट मतलब वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा होगा, तब क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि हम कुछ ऐसे हैं तो हमारा जो वेट है वो ऐसे होगा यहाँ पे कहीं पे, है ना। इस वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कुछ ज्यादा आ जाएगी, है ना, एंड जो हमारा वो आ जाएगा क्या, टॉर्क, वो कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट जब हम पैरेलल रखेंगे, बॉडी को पैरेलल रखेंगे एकदम सीढ़ी से ऐसे टिका के, एक हाथ जो पकड़े हमने वो यहाँ पर है, पैर बहुत ज्यादा ही नीचे है, तो हम ऐसे एकदम सीढ़ी से चिपक के चल रहे हैं, तब क्या होगा, जो हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी वेट, वो इधर तो एक्ट करेगा सिंपली, बट इधर से जो वो आ रही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कम होगी, है ना, दैट विल बी लेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, हमारे वेट जहाँ ऐड कर रहा है, फोर्स जहाँ ऐड कर रहा है उसके बीच में,
है ना। तो यहाँ पर टॉर्क कम आएगा सिंपली, अगर हम पैरेलल अगर बॉडी को रखेंगे लैडर के तो टॉर्क कम आएगा। बट अगर ऐसे रखेंगे, ऐसे चढ़ेंगे, मतलब दो ही सीढ़ी पे ऐसे रख रख के चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ जो वेट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ यहाँ पीछे थोड़ा खसक जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि हमारे पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बढ़ जाएगी एंड मुझ पे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे इस साइड में टॉर्क लगेगा एंड मैं वैसे ही घूम जाऊंगा। बट जैसे मैं पैरेलल रखा हूं तो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जहां पे भी होगा वो थोड़ा सा पास में आ जाएगा हमारी लाइटर के। इस वजह से ये होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट जाएगी एंड उसी हिसाब से हमारा टॉर्क भी कम आएगा। इस वजह से एडवाइस किया जाता है कि रोप लाइटर के पैरेलली अगर चढ़ सकते हो तो ऐसे चढ़ो, ऐसे नहीं चढ़ो, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन क्या कहता है कि regenerative braking involves harnessing the energy that is typically lost when a car decelerates and brakes, and instead using it to recharge the car's batteries. Unlike traditional braking systems that simply dissipate energy, regenerative braking allows some of that energy to be recycled. A पूछा है पार्ट, what is the energy conversion process that results in the wastage of energy in a normal car ड्यूरिंग ब्रेकिंग। अच्छा, तो नॉर्मल कार में एनर्जी कन्वर्जन किस तरीके से होता है। जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो वेस्ट हो जाती है। सॉरी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, सॉरी, हमारी कार ऐसे मूव कर रही है तो हमारे पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे हमने ब्रेक लगाई यानी कि हमने एकदम से स्पीड स्लो करी यानी कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लॉस्ट करी हमने। वो थोड़ी सी लॉस्ट कहाँ हो जाएगी, हीट में कहाँ, जो फ्रिक्शन होगा ना, क्योंकि जिस रोड पे हम लोग कार को रोकेंगे तो वहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ड्यू टू हीट, तो वहां पे वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो वेस्ट हो गई है वो हीट एनर्जी में वेस्ट हो गई है, और बाकी जितनी भी एनर्जी है वो कार को रोकने में लग गई है ना। तो थोड़ी सी एनर्जी वहां पे हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाएगी, बाकी कार को रोकने में लगेगी। लेकिन इधर क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी कि जो भी ब्रेकिंग जो नए टाइप की डेवलप किया गया है कि नया टाइप का सिस्टम जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला सिस्टम डेवलप किया गया है उसमें किया क्या है इन्होंने कि जो कार की एनर्जी वेस्ट हो जा रही थी ना उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिसाइकल करके कार की बैटरी को चार्ज करने में लगा दिया। इसका मतलब सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जा रही थी उससे क्या हम लोगों ने बना लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लिया एंड उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कार की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं सिंपली, है ना। तो यही पूछा है कि हाउ डज रीजनरेटिव ब्रेकिंग डिफर फ्रॉम नॉर्मल ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट जो नॉर्मल ब्रेकिंग है उसमें क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हो जाती है, वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी एंड इन सब में। बट रीजनरेटिव में वो काम आ जाती है, उसी को रिसाइकिल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, जॉन इज ट्राइंग टू क्रिएट म्यूजिकल नोट्स यूजिंग वाटर फिल्ड बॉटल्स एज शोन इन द पिक्चर। Which of the bottles is likely to produce a musical note with the highest pitch? Give reasons. Highest pitch किसका होगा? देखो ध्यान से देखो, तो बॉटल है, ए में बहुत कम पानी भरा है, बी में बहुत ज्यादा पानी भरा है, सी में आधा कुछ है, डी में थोड़ा ए से ज्यादा है ना। तो देखो इसमें बेसिकली एयर कॉलम वाला है, तो वही चीज कि जो हमारा वो होता है क्या, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। मतलब ए के ऊपर, ए के पानी के ऊपर, ए की नेक तक, ए की बोतल की नेक तक, ए के ऊपर ध्यान से देखो तो ए के ऊपर सबसे ज्यादा वो है क्या, एयर कॉलम है ना, बहुत ज्यादा हवा भरी है, थोड़ा सा पानी है, बाकी सब हवा ही हवा। बी में बहुत कम हवा है, सी में थोड़ी ज्यादा है बी से हवा, डी में थोड़ी सी और ज्यादा है सी से हवा, लेकिन ए में जो एयर कॉलम की लेंथ है उससे कम, है ना। तो बेसिकली होता क्या, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ अप 1 लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे, यानी कि और पिच किस पे, हाईएस्ट पिच किसका, मतलब पिच वगैरह जो होती है, पिच या फिर श्रिलनेस ऑफ द साउंड, वो हमारी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, है ना।
इसका मतलब पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। तो इधर क्या पूछा, हाईएस्ट पिच किसकी होगी, हाईएस्ट पिच उसकी होगी इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी होगी जिसका लेंथ ऑफ एयर कॉलम सबसे कम होगा। लेंथ ऑफ एयर कॉलम सबसे कम किसका है, वो है बी का, सिंपली, है ना। क्योंकि बी में मैक्सिमम तो पानी भरा है, बाकी थोड़ा या फिर जो भी लिक्विड भरा हो, बट एयर कॉलम की जो जगह है वो तो बहुत कम है। इसका इसके लिए इस वजह से मतलब जो हमारा वो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी, वो बी के लिए सबसे ज्यादा होगी एंड पिच भी उसकी सबसे ज्यादा होगी, सिंपली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है, व्हेन श्याम द बैंड लीडर स्ट्रक बोथ द bass drum एंड द kettle drum विद इक्वल फोर्स, दोनों में फोर्स इक्वल लगाया, द bass drum emitted a sound measuring 120 decibels whereas the kettle drum produced a sound of 90 decibels. Explain this discrepancy in the loudness. तो बेसिकली होगा क्या, हमारा बास ड्रम जो होता है ना, वो होता है उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है ना, बैस ड्रम का बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है जो, लेकिन जो केटल ड्रम है उसका सरफेस एरिया बहुत कम सा होता है ना। और जो हमारी लाउडनेस है वो डिपेंड करती है क्या, सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसकी लाउडनेस ज्यादा, है ना। तो हमारा क्योंकि बैस ड्रम का वो होता है सरफेस एरिया ज्यादा, इस वजह से उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। इसका मतलब उसका जो हमको सुनाई देगा लेवल, साउंड लेवल, वो काफी ज्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो 120 डेसिबल्स सुनाई दिया है बैस ड्रम का, और केटल ड्रम का 90 डेसिबल्स है, इक्वल फोर्स लगाने के बावजूद। वो इसी वजह से है क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया अलग है, एंड सरफेस एरिया अलग होने की वजह से दोनों की लाउडनेस अलग अलग है, भले ही हम इक्वल फोर्स भी लगा रहे हैं तब भी, है ना। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया हो कि वही लाउडनेस पे मतलब सरफेस लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो उस हिसाब से लाउडनेस चेंज हो जाएगा ये सरफेस एरिया पे डिपेंड होके, ठीक है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ये तो वही वाला सेम क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम लोग का वो आ गया था, क्या आया था, वो आया था ना क्या, एक के लिए आया था रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, है ना। बी के लिए क्या आया था, बी के लिए आया था 12 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। सी के लिए क्या आया था, सी के लिए आया था 2 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। और डी के लिए क्या आया था, डी के लिए आया था 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो सिंपली अगर इनका रेशियो लें, इनका रेशियो की बात करें, इन डायग्राम डायग्राम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ए बी सी डी। तो रेशियो अगर लेंगे तो रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 1:12 रेशियो 2 रेशियो 4, सिंपली, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42। देयर आर टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ रेशियो 1:2। अच्छा, दो कॉपर वायर्स जिनका लेंथ रेशियो 1:2 में, यानी कि L1/L2 इक्वल्स टू क्या है, 1/2। और क्या बोला है कि क्रॉस सेक्शनल एंड हैव दैट हैव देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशियो 1:4, A1/A2 इक्वल्स टू 1/4, है ना। व्हाट विल द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, R1/R2 का पूछा है। R1/R2 क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, रो वन। अब क्योंकि दोनों का वो सेम है, दोनों कॉपर वायर हैं, तो रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम होगी। रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2, है ना। रो से रो कट जाएगा सिंपली, तो ये कितना बन जाएगा, L1/L2 इंटू A2/A1, है ना। तो L1/L2 कितना है, 1/2, और A2/A1 कितना है, 4/1, क्योंकि A1/A2 है 1/4, तो A2/A1 विल बी 4/1 इंटू 4/1, सिंपली। तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 2/1 सिंपली, यानी कि R1 रेशियो R2 कितना आ रहा है, 2:1। और रेजिस्टिविटी का पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो 1 रेशियो रो 2 इक्वल्स टू 1:1, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज किए भी है नहीं है, इस वजह से दोनों का 1:1 आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल सेम तो हमारी रेजिस्टिविटी सेम, बस रेजिस्टेंस में 2:1 हम लोग का आंसर आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, AB is an object and PQ is its real inverted image। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ बनाया हुआ है, AB हमारा है A B एंड PQ, है ना।
AB is an object and PQ is its real inverted image. The lengths of AB and PQ are equal. यानी कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज ये दोनों बराबर है. अब ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज कब बराबर होते हैं? जब हमारी लेंस कॉन्वेक्स लेंस होती है इन दोनों के एकदम बीचों बीच, यानी कि 2f पे ये बनेगा और 2f पे ये बनेगा. इन दोनों के बीच में 4f की डिस्टेंस है, बट 2f किसके बीच? 2f है लेंस से दूरी, है ना. तो लेंस से ये भी 2f दूर, ये भी 2f दूर, यानी कि लेंस एकदम बीचों बीच आएगा, है ना. तो दिस इज पॉसिबल व्हेन अ लेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज. बिल्कुल सही बात है. ए व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड हियर? तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज हुई है ना. तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज हुई है. और ऑल्सो स्टेट द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड वेयर इट इज टू बी प्लेस्ड. तो पोजीशन ऑफ द लेंस है इन द सेंटर, in the distance exactly between middle, है ना. between या फिर middle जो भी, किसके बीच में? AB, मतलब AB और PQ के बीच में, है ना. तो in the अरे क्या बोलते हैं उसको? at the distance which is exactly in the middle, at the distance which is exactly at the middle of object and image. This distance जो भी, मतलब मैं थोड़ा इधर इंग्लिश में वो हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे फ्रेम करेंगे, बट हाँ लिखते समय थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे इस हिसाब से, है ना. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? नेम अ डिवाइस वेयर दिस एक्शन इज यूज्ड. अच्छा, एक ऐसा डिवाइस जहाँ पे सेम एक्शन यूज किया जाए. सेम एक्शन मतलब जहाँ पे हम पिक्चर को रियल इमेज का क्या मतलब है कि हम उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, है ना. और और क्या बोला है कि सेम साइज में ले सकते हैं. ऐसा हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एक होता है हम लोग का टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. इसके एप्लीकेशन याद होने चाहिए, सेलिना की बुक में गिवन है सबके, है ना. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट एज अ सेम साइड विद रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना. उसके बाद फोटो कॉपियर मशीन, जेरोक्स मशीन, इन सब में यूज होता है, क्योंकि उसमें हम अगर ऐसे पेपर डालते हैं उसके हमको एग्जैक्ट सेम साइज की कॉपी मिल जाती है ना. क्योंकि हम पेपर में ले पाते हैं, इसका मतलब है कि हम एक स्क्रीन पे इमेज को ले पाए, है ना. इसी वजह से वहां पे हम पेपर पे इमेज को ले पाए सिंपली, है ना. जैसे 43 में पहले वाले का आंसर कॉन्वेक्स लेंस है. पोजीशन इज बिटवीन AB एंड PQ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना. और डिवाइस कौन सा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, है ना. सब सही आंसर है. अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? 44 क्वेश्चन है. क्या कहता है? द टू मेटल्स A एंड B हैव देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इन द रेशियो 2:3. अच्छा, Ca अपॉन Cb इक्वल्स टू 2/3. ठीक. फिर इफ दे आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि Q1 इक्वल्स टू Q2 है, QA इक्वल्स टू QB है ना. फिर बोला है देन विच मेटल पीस विल शो अ ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ देयर मासेस आर द सेम. पार्ट ए के लिए बोला है कि M1 इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू MBV है. तो अब देखो फॉर्मूला लिखो क्या? QA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? QA आ जाएगा MA, QA अपॉन QB निकाल लो, सिंपली कंपेयर कर लो, रेशियो निकाल लो, फायदा हो जाएगा. CA, है ना. और डेल्टा TA अपॉन MB डेल्टा TB. अब QA QB तो बराबर थे, QA QB तो बराबर है, MA MB भी बराबर है ना. CA CB का रेशियो क्या है? 2:3 सिंपली, है ना. तो 1 इक्वल्स टू 2/3 डेल्टा TA अपॉन डेल्टा TB. तो डेल्टा TA अपॉन डेल्टा TB इक्वल्स टू 3/2 सिंपली, यानी कि डेल्टा TA 3 बढ़ेगा तो डेल्टा TB 2 बढ़ेगा सिंपली. अब डेल्टा TA जो आ रहा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट A, वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि जो हम लोग का बोला है कि विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर. अगर मास सेम होगा तो A वाला मेटल जो होगा वो ज्यादा राइज इन टेम्परेचर शो करेगा सिंपली, है ना, क्योंकि उसमें उसके आगे 3 आ रहा है ना. तो ये राइज इन टेम्परेचर ज्यादा शो करेगा. फिर पूछा है कैलकुलेट द रेशियो इन विच देयर टेम्परेचर राइजेस इफ द मास रेशियो ऑफ मेटल इज 3:5, यानी कि MA बाय MB भी इसमें गिवन है. क्या है? 3/5. फिर से वही सेम चीज कर लेते हैं. QA अपॉन QB इक्वल्स टू MACA डेल्टा TA अपॉन MBCB डेल्टा TB. अब ये दोनों तो बराबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू MA MB 3/5, CA CB 2/3 इंटू डेल्टा TA अपॉन डेल्टा TB. 3 से 3 जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? डेल्टा TA अपॉन डेल्टा TB इक्वल्स टू
5/2 है ना, 5/2 बन गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रेशियो पूछा है ना, डेल्टा टी ए रेशियो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 5/2। सिंपली तो हम लोग का 5/2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 44 भी खत्म। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 45 पे हम लोग का, है ना। 45 क्या कहता है क्वेश्चन कि सौम्य टुक रू टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम वर्टिकल हाइट, यानी कि दो कोन्स लिए, है ना, सेम हाइट के, दोनों की हाइट एच है ना, दोनों की हाइट एच है। फिर क्या बोला कि वन ऑफ द टू कोन्स इज अ सॉलिड वन, एक सॉलिड है, मान लो की बात है, ये सॉलिड है ना, वाइल द अदर इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, और ये हॉलो है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये हॉलो है। फिर क्या बोला, बाय मेजरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द कोन्स एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सिमेट्री बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूलाज ही फाउंड द पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोथ कोन्स। उसने कैसे कैसे कुछ भी करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन निकाल ली, ठीक। फिर क्या बोला, ही फाउंड दैट द डिफरेंस इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि देखो सॉलिड का कहाँ होगा, सॉलिड का होगा सिंपली यहाँ पे, कहाँ, h/4 पे, और जो वो है हमारा क्या, हॉलो, उसका होगा यहाँ पे कितना, h/3 पे। अब बोला है कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर, तो निकाल लो, h/3 माइनस h/4 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा कितना, 4h माइनस 3h अपॉन 12 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा h/12 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। तो h आ जाएगा 12 इंटू 1.5 मतलब 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइनली 18 सेंटीमीटर यानी कि हाइट ऑफ द कोन पता चल गया। एंड यही पूछा है कि व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द टू कोन्स। तो दोनों की हाइट है हमारी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, है ना। तो सिंपली हम लोग को इससे पता चल गया कि 18 सेंटीमीटर की हाइट है दोनों कोन्स की। सिंपली आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है 46, seismic waves have different frequencies during earthquakes. Why are short length buildings more prone to damage caused by high frequency seismic waves? अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि सीस्मिक वेव्स यानी कि अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर पूछा है कि जो शॉर्ट बिल्डिंग्स होती है ना, उनका गिर जाने का वो ज्यादा होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं लंबी बिल्डिंग से। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के, है ना। अब देखो जो छोटी बिल्डिंग है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि मे बी वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो सिंपली बात है वो ज्यादा वाइब्रेट भी करेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी, मतलब उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक जो सीस्मिक वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, रेजोनेंस कंडीशन बना ले। एंड रेजोनेंस कंडीशन की वजह से ये हो जाए कि जो फिर होता क्या, रेजोनेंस कंडीशन की वजह से जो हमारी शॉर्ट बिल्डिंग्स है फिर वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे एंड फिर वो डैमेज हो जाएंगी, गिर जाएंगी। सिंपली इस वजह से जो शॉर्ट बिल्डिंग्स है उन पे ज्यादा नुकसान के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग बिल्डिंग्स, है ना। तो वही सेम चीज की फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो छोटी बिल्डिंग्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वो वैसे ही वाइब्रेट करेंगी थोड़ा ज्यादा। फिर अगर रेजोनेंस कंडीशन अगर बन गई गलती से सीस्मिक वेव्स के साथ, है ना, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, है ना, तो क्या होगा, वो बन जाएगा रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस में लार्ज एम्पलीट्यूड एंड सिंपली उसके साथ बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इस हिसाब से था ये वाला 46 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47, क्या कहता है, विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ hollow sphere filled half with mercury and half with oil be identical to that of an empty hollow sphere? Give reasons for your answer। अच्छा, आप पूछा है कि एक empty hollow sphere है, एम्प्टी होलो स्फीयर का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पता है कि एकदम बीचों बीच होगा, क्योंकि इसके अराउंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब बराबर है। बट अगर इसमें पूछा है कि मान लो की बात है मैं एक ऐसा बना दूं होलो स्फीयर जिसमें आधा भरा है ऑयल से और आधा भरा है मरकरी से,
है ना, आधा मरकरी से आधा ऑयल से। तो इसमें पूछा है कि जो हमारा वो होगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अभी भी बीच में ही लाई करेगा या कहीं और लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखो, अगर बीच में लाई करता, अगर अभी भी बीच में लाई करेगा, ध्यान से देखो, बीच में लाई करेगा तो इसके अराउंड यानी इसके चारों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। इसके चारों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, मतलब इधर जाएगा तो पहले मरकरी मरकरी मिलेगी, फिर उसके बाद हॉलोस्फेयर मिल जाएगा, मतलब स्फेयर मिल जाएगा, फिर इधर जाएगा तो इसको ऑयल 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 मिलेगा और स्फेयर मिल जाएगा। तो मतलब एक डायरेक्शन में जाने पर उसको मरकरी मिल रही है, मतलब उतनी ही दूर तक, और एक डायरेक्शन में जाने पर उतनी ही दूर तक उसको ऑयल मिल रहा है, यानी कि, और फिर उसके बाद स्फेयर तो मिल ही जा रहा है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मरकरी ऑयल में जिसकी डेंसिटी, जिसका मास ज्यादा होगा, बेसिकली देखो दोनों वॉल्यूम कवर किए, दोनों की वॉल्यूम, क्योंकि ये आधी आधी कवर की है, मतलब आधा स्फेयर ये कवर किया, आधा वॉल्यूम, आधा स्फेयर ये कवर किया, V1 इक्वल्स टू V2 है, सिंपली, है ना, आधा ये कवर किया, आधा ये कवर किया मरकरी, और ये V2 इसके लिए। अब डेंसिटी की बात होती है तो डेंसिटी होती है मरकरी की ज्यादा, तो मरकरी वैसे नीचे होना चाहिए, है ना, अगर क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है तो मरकरी होना चाहिए नीचे, डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे आ जाएगा, है ना। तो अब होगा क्या कि सिंपली V1 इक्वल टू V2 है, क्योंकि आधे आधे में भरा है। अब क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि रो ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रो ऑफ 1। तो रो यानी कि डेंसिटी, इधर रो इज डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास m2 ऑफ m2 अपॉन V2 इज ग्रेटर देन m क्या m1 अपॉन V1, है ना, m1 अपॉन V1। अब क्योंकि V1 V2 तो बराबर है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा, m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी कि मरकरी का जो मास है वो ज्यादा है ऑयल के मास से, यानी कि सिंपली जो हमारा, फिर से वही बात की, मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा है, मरकरी के साइड ज्यादा है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चला जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां चला जाएगा जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, या फिर ये कह सकते हैं मास ज्यादा होगा तो उस साइड टिल्ट हो जाता है, उस साइड शिफ्ट हो जाता है ना। तो जो हमारा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब बीच में नहीं रहेगा, वो एकदम सेंटर ऑफ द स्फेयर नहीं रहेगा, अब वो मरकरी की साइड थोड़ा सा शिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कहीं ऐसे, यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से, है ना, ताकि उसका उसके अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन जो बना रहे वो बराबर बना रहे, एंड वो आगे शिफ्ट हुआ है क्योंकि वहां पे मास ज्यादा था, सिंपली, है ना। चलो ये सबको क्वेश्चन 47, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन 48 क्या कहता है, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन द डायग्राम इज द वर्कर अटेम्प्टिंग टू रेज और लोअर द लोड। अच्छा, उठाना चाह रहा है लोड को या नीचे करना चाह रहा है, तो सिंपली चलो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लो और क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लो, है ना, सिंपली दोनों तरफ में कैसे हो रहा है वो निकाल लो, क्योंकि ध्यान से देखो तो 25 मीटर दूर है, 4000 kg का ब्लॉक जो लोड है हमारा, और मूवेबल ब्लॉक से 20,000 न्यूटन 10 मीटर दूर, एंड वो फोर्स लग रहा है उस पर। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा हमारा कितना, 4000 kg, 4000 kg इंटू कितना, इंटू 10, मतलब क्या, जी को मान लिया ना, 4000 kg इंटू जी 10 इंटू क्या आना चाहिए, अब जी को मतलब 10 के अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, 9.80 मान लो, क्या दिक्कत है, एंड ऐसे जो होता है 9.80 है, तो ये कितना आना चाहिए, ये इसकी वैल्यू भी आएगी 25, 4 जा होता है 100, 100, है ना, 100, फिर 1 2 3 4, 100 के बाद 4 और जीरो, यानी कि 4 जीरो, और 100 के 2 जीरो, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या आता है ये न्यूटन, 10 की पावर 6 न्यूटन। और क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा हम लोग का 20,000 इंटू 10 मीटर, तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। अब ध्यान से देखो तो 10 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10 की पावर 5, है ना, ये ऑब्वियस बात है भाई, ये 2 इंटू 10 की पावर 5 है, मतलब ये कितना है, ये होगा 2 लाख, ये 2 लाख है, और ये कितना है, ये है 1 करोड़ 10 लाख। हाँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 10 लाख है, ये 2 लाख है, तो सिंपल ये मीनिंग हुआ कि जो लोड वाला साइड है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो ज्यादा है, यानी कि लोड वाला जो साइड है वो ज्यादा मूवमेंट है उसका। इसका मतलब ये है कि लोड नीचे, लोड ऑब्वियसली बात, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की साइड ही लोड नीचे आ रहा होगा, लोड नीचे आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा वर्कर है वो क्या चाह रहा है, वो अभी लोड को लोअर करना चाह रहा है, मतलब अभी लोड उतारा जा रहा है, लोड को अभी रेज नहीं, उठाया नहीं जा रहा है, लोड को उतारा जा रहा है, इस वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, एंड
हम लोग उसमें मतलब वो लोड ऐसे ऐसे घूम के ऐसे नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो जस्टिफाई योर आंसर विद द नेसेसरी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ये रही और उसमें ये बताया है कि क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा है, इस वजह से लोड क्या है, नीचे उतारा जा रहा है ना, क्योंकि लोड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है तो उस साइड ही घूमेगा, है ना, क्या हमारा जहां से भी फलक्रम होगा वहां से एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्योंकि वो ज्यादा है इसलिए हमारा लोड को नीचे उतारा जा रहा है सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 49, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन कि द ग्राफ शोज लोड अगेंस्ट एफर्ट फॉर अ लीवर विद लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फलक्रम। अच्छा, लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फलक्रम। अब लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड का क्या मतलब है कि देखो, एक बार होगा क्या, एक बार होता है हमारा लोड, फलक्रम और एफर्ट, ये होता है क्लास 1 लीवर। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा लोड और एफर्ट है फलक्रम के अपोजिट साइड्स में है। सेम साइड का क्या मीनिंग है कि फलक्रम ऐसे है, यहां लोड है, यहां एफर्ट है, और या तो क्या है कि फलक्रम ऐसे है, ये एफर्ट है, ये लोड है। तो यहाँ पर फलक्रम के सेम साइड ही लोड और एफर्ट आ रहा है सिंपली, है ना। क्लास 2 क्लास 3 लीवर्स, इनमें क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में होता है और दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। फिर क्या बोला है कि विच फीचर ऑफ द लोड एंड एफर्ट ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड टू डिटरमिन मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए कौन सा फीचर निकालना पड़ेगा, लोड एंड एफर्ट। अच्छा, लोड एंड एफर्ट ग्राफ में लोड इनटू एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज, है लोड अपॉन एफर्ट। तो बेसिकली लोड अपॉन एफर्ट है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि हमें स्लोप निकालना पड़ेगा इस ग्राफ का। तो ग्राफ का स्लोप आ जाएगा कितना, 2 पॉइंट्स ले लो कोई भी, 2 पॉइंट्स ले लो कोई भी, कौन से स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 20 - 10, यानी कि 10/10 - 5, 10 - 5 इज 5। तो स्लोप आ गया 2, स्लोप आ गया 2, यानी कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया कितना, 2। मैकेनिकल एडवांटेज 2 का क्या मतलब है कि सिंपली हमारा जो वो है क्या कि अब मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया है, ये किसके में किस में हो सकता है, एक तो हो सकता है क्लास 1 लीवर में, एक तो हो सकता है क्लास 2 लीवर में। यानी कि क्लास 1 लीवर में क्यों, क्योंकि जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से, तो है ना, तब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो सकता है। मगर जो हमारा ये है कौन सा क्लास 2 लीवर, इसमें तो एफर्ट आर्म ऑलवेज ग्रेटर देन होता है लोड आर्म, है ना। इस वजह से इधर मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। प्लस इसमें बोला भी गया है कि क्लास 1 की बात ही नहीं करनी है। क्यों क्लास 1 की बात नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा लोड एंड एफर्ट है वो फलक्रम के एक ही साइड में मिलते हैं, यानी कि क्लास 1 तो हमें कंसिडर ही नहीं, क्लास 2 और क्लास 3 कंसिडर करना है। अब क्लास 2 में एफर्ट आर्म ज्यादा है, तो सिंपली हमारा क्लास 2 एफर्ट आर्म ज्यादा है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, तो मैकेनिकल मतलब 1 से ज्यादा होगा सिंपली। तो क्लास 2 लीवर की बात हो रही है, क्योंकि क्लास 3 लीवर है उसका मैकेनिकल एडवांटेज तो 1 से कम होता है ना, तो क्लास 2 लीवर यहाँ पे बात हो रही है सिंपली, है ना। तो यही पूछा है कि विच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग टू। सबसे पहले पूछा था विच फीचर ऑफ द लोड एंड एफर्ट ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड, द स्लोप ऑफ द ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड पहले पार्ट के लिए, और दूसरे पार्ट के लिए विच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग टू, तो क्लास 2 लीवर के मतलब क्लास 2 लीवर को बिलोंग करता है सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। क्या कहता है उसका पार्ट ए, क्या कहता है, कन्वर्ट टू एसआई यूनिट 1 जूल पर ग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट में अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें दो कन्वर्जन तो लगेंगे। देखो, एक तो ग्राम को किलोग्राम में, जूल तो देखो सही में है, ग्राम को किलोग्राम में, और डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में, है ना। और यहाँ पे जो डिग्री, ये वाला डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये चेंज इन टेम्परेचर वाला है, राइज इन टेम्परेचर वाला, क्योंकि यहाँ पे एक उसका पार्ट है ना कैलोरीमेट्री में ये, लेकिन और तो वो अभी मैं समझाता हूँ कैसे काम आता है सिंपली। सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ kg, है ना। तो इधर लिख दो 1 जूल अपॉन ग्राम, डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसमें क्या लिखेंगे 1 जूल अपॉन ग्राम की जगह 10⁻³ kg डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बन जाएगा ऊपर जाके 10⁻3, तो ये बन जाएगा कितना 10⁻3 जूल पर kg डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में और पहले देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन याद होना चाहिए, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री F - 32
बाय 9 सिंपली, है ना। तो ये याद होना चाहिए, है ना। c/5 इक्वल्स टू f माइनस 32/9। अब ध्यान से देखो, f मान लो की बात है, हम अगर 32 ले, f अगर हम 32 ले, f लें कितना, f लें 32, f लें 32 तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस 32 0, 0.9, तो इट विल बी 0, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब f 32 डिग्री होगा तो c आ जाएगा हमारा कितना, 0 डिग्री, सिंपली, है ना। फिर अगर हम एक काम करें, f को हम कर दें कितना, एफ को कुछ बढ़ा दें, थोड़ा एक राइज इन टेम्परेचर ला दें सच दैट ये 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 9 बन जाए। मान लो की बात है, हम एफ को कर दिए कितना, ये 41 डिग्री बनाती है, 41 डिग्री, तो 41 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 9, है ना, 9 डिग्री। तो 9/9 बन जाएगा 1, है ना, 9/9 बन जाएगा 1, और 5 उससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा कितना, 5, 5 ना, कितना था, 5, हाँ, 5 डिग्री सिंपली, है ना। तो हुआ क्या सिंपली, ध्यान से देखो, तो मेरा चेंज इन डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना चेंज इन फ़ारेनहाइट से आया, मतलब सिंपली क्या कह सकते हैं हम कि मैंने डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज करा कि फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाए। तो उसको देखो एक बार मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली हमने कितना चेंज किया, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने 9 डिग्री चेंज किया फ़ारेनहाइट में, तो 5 डिग्री चेंज होगा सेल्सियस में, है ना। हम लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि चेंज इन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर के लिए ये कि 5c इक्वल्स टू 9f, है ना, मतलब 5 डिग्री चेंज इन सेल्सियस इक्वल्स टू 9 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट। अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि हम लोग को अब हमें रिलेशन पता है कि सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या होता है कि अगर मतलब क्या होता है हमारा जो वो होता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस वो होता है कितना, 273 केल्विन। अब मान लो इसमें चेंज के लिए ये बनाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 274 केल्विन, यानी कि मैंने 1 डिग्री बढ़ाया सेल्सियस में, तो एक इधर में इसमें केल्विन में भी बढ़ गया, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस, चेंज इन सेल्सियस इक्वल्स टू चेंज इन के कितना आ जाएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आ जाएगा 1 केल्विन के बराबर, मतलब एक अगर इसमें चेंज करेंगे तो एक चेंज इसमें भी आएगा। अनलाइक दिस, इसमें 5 डिग्री बढ़ाएंगे तो इसमें 9 डिग्री बढ़ेगा फ़ारेनहाइट में। तो ये होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1 केल्विन। अब एक काम करो, इसको अब क्योंकि ये रिलेशन है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, 5 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5 केल्विन, है ना। अब ये इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो, क्यों, 5 डिग्री सेल्सियस की जगह 5 केल्विन लिख दो, क्योंकि हमको तो एसआई यूनिट में चाहिए ना, 5 केल्विन इक्वल्स टू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका क्या मतलब हो कि 1 फ़ारेनहाइट आ जाएगा किसके बराबर, 1 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 5/9 केल्विन, है ना। तो 1 फ़ारेनहाइट इसके बराबर आ गया 5/9 केल्विन। अब हम यहाँ जो आंसर आया था इस पे रिप्लेस कर दो, क्या आया था कि 10 की पावर 3 जूल पर केजी डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब फ़ारेनहाइट की जगह वो रख दो, क्या रख दो, ये रिलेशन। तो 10 पावर 3 जूल पर केजी डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 5/9, 5/9 कितना बन जाएगा, 9, एक सेकंड, 9/5, है ना, 9/5, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, इधर क्या था, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज पे कितना था, 5/9 केल्विन, 5/9 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 जूल, है ना। 5/9 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा मतलब 9/5 बन जाएगा इंटू जूल पर के जी केल्विन। तो ये बन जाएगा कितना, 9/5 इज 1.8, 1.8 इंटू 10 की पावर 3, 1.8 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1800 जूल पर के जी केल्विन। एंड हम लोगों ने फाइनली चेंज कर लिया किसको, इसको केल्विन में, है ना, किसको मतलब एसआई यूनिट में चेंज कर लिया, 1 जूल पर ग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट को, उसकी वैल्यू है 1800 जूल पर केजी केल्विन। और अगर ये तो देखो मैंने एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया, और अगर याद ना रहे तो ये भाई ये रिलेशन याद रखना, 1 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 5/9 केल्विन, मतलब 1 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 5/9 चेंज इन केल्विन। सिंपली ये याद रखोगे तो काम हो जाएगा, है ना, कि मतलब ये पूरे डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सिंपली, है ना। तो ये इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं आगे।
हाँ, अब पार्ट बी इसी 50th क्वेश्चन का क्या है कि व्हाई डज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव 336 जूल मोर हीट एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली इसमें होता ये है कि जो हमारा क्या होता है कि 1 ग्राम ऑफ आइस लिया, उसको हमने 336 जूल की एनर्जी दी, तो वो किस में बदल गया? 1 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 1 ग्राम में वाटर है उसके पास 336 जूल की मोर एनर्जी हीट है 1 ग्राम ऑफ आइस से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने एनर्जी दी आइस को, 336 जूल दी आइस को, वो कहाँ आ गई? वो यूज हो गई उनके इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, यानी कि कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो उनके इंटरमोलिकुलर सेपरेशन की वजह से बढ़ती है, तो उसके इंटरमोलिकुलर सेपरेशन को बढ़ाने में या फिर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। तो 336 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी और द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइस, एंड इस वजह से वहां फेज चेंज होता है एंड वो अब आइस से वाटर बन जाती है ना। होता यही है क्या कि 336 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, सो द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल सिंपली, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि मैच द कॉलम्स बाय चूजिंग द बॉडी पार्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिकल लीवर ऑफ द सेम क्लास। अच्छा, अब सबसे पहले है नॉडिंग हेड। नॉडिंग हेड ह्यूमन बॉडी पार्ट में कौन सा था? क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर, सॉरी लीवर, है ना। क्लास 1 लीवर होता है नॉडिंग हेड। अब बॉटल ओपनर, टॉन्ग्स, सीसॉ, इन तीनों में से क्लास 1 लीवर कौन सा है? सीसॉ। क्यों? क्योंकि इसमें फल्क्रम बीच में होता है, एक लोअर डेफर्ट ऐसे ऐसे होता है ना फल्क्रम बीच में, और ह्यूमन नॉडिंग हेड में भी फल्क्रम बीच में होता है, लोड एफर्ट आगे पीछे होता है ना, ये लोड पीछे से हम एफर्ट लगाते हैं, है ना। तो सिंपली नॉडिंग हेड को मैच कर देंगे सी सॉ से। फिर लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोज, लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोज होता है क्लास 2 लीवर। और फिर क्लास 3 बचा 4 आर्म वाला, है ना। तो लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोज हो जाएगा हम लोग का क्लास 2 लीवर सिंपली। तो क्लास 2 लीवर बॉटल ओपनर या टोंग्स, इनमें से कौन सा होता है? तो हमारा जो वो होता है ना बॉटल ओपनर, अड़ाप से बोलते हैं ना, हम लोग एफर्ट लगाते हैं यहाँ पे, लोड फुलक्रम होता है यहाँ, सॉरी, हम इधर होता है लोड हमारा और फुलक्रम होता है ये, तो हम लोग इसके अबाउट ऐसे खोल देते हैं, है ना। तो हमारा क्या, वो बॉटल ओपन हो जाती है सिंपली। हमारा जो बॉटल ओपनर है वो क्लास 2 लीवर, और बचा तीसरा ऑप्शन टोंग्स, वो क्लास 3 लीवर है। बट इधर तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा 1 मैच हो जाएगा सी से, 2 मैच हो जाएगा ए से सिंपली, है ना। इसके साथ 51 वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर क्वेश्चन क्या कहता है? रीड्रॉ द डायग्राम बाय लिंकिंग पॉइंट्स ए बी एंड सी टू पॉइंट्स एक्स वाई जेड ऑन द सॉकेट। अच्छा, तो ए बी सी बना लो, ये ये और ये ये क्या गिवन है? 240 वोल्ट का डिफरेंस है ना। और इसके बीच 240 वोल्ट का डिफरेंस है ना। और ये इनके बीच में 0 वोल्ट का डिफरेंस है। और क्या क्या गिवन है? ये है ए बी सी, ठीक है। और ये है अर्थ से जुड़ा हुआ फिर, और इधर है सॉकेट एक्स वाई जेड। अब इन तीनों को लिंक करना है। देखो ध्यान से देखो, ये जो हम लोग का सबसे ऊपर वाला टॉप होता है, मतलब टॉप वाला थिकेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सॉकेट का होल, तो ये होता है अर्थ वायर का। तो इसको, ये अर्थ वायर से जुड़ा होता है ना, तो इसको जोड़ दो अर्थ वायर से सिंपली ऐसे। अब राइट साइड होता है हमारा लाइव वायर के लिए और लेफ्ट साइड होता है हमारा न्यूट्रल वायर के लिए। तो लाइव वायर कौन सा है? लाइव वायर ये है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रल वायर ये है क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट के बराबर ही है ना बी का, क्योंकि अर्थ वायर का भी 0 पोटेंशियल है और न्यूट्रल वायर का भी 0 पोटेंशियल है, तभी तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये शो करते हैं, जो एरो है ये शो कर रहे हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, और 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है कि ए और अर्थ वायर के बीच में, मतलब सी के बीच में 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सी तो 0 वोल्ट है, तो बचा ए का 240 वोल्ट, यानी ए विल बी हमारा लाइव वायर। तो ए को लाइव वायर बना के ऐसे देखो, ये ऐसे कुदाया। कुदाया का मतलब है कि वो मैंने, मुझको इंटरसेक्ट नहीं कराना है, वायर से इंटरसेक्ट मत कराना है, ऐसे बना दो कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर ये बी वाला बचा, इसको वाई से जोड़ दिए सिंपली कुछ इस तरीके से। हमारा सर्किट का मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वो अर्थ वायर से, हमारा ये अर्थ वायर का है, ये लाइव वायर का है, ये न्यूट्रल वायर का, राइट लाइव का राइट में, न्यूट्रल का लेफ्ट में सिंपली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्या कहता है, आशीष, समीर, आदित्य एंड मोहित वर सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ आशीष हाउस लिसनिंग टू द सॉन्ग्स प्लेइंग ऑन आदित्य's मोबाइल फोन. Mohit, sitting in one corner a little distance away from the others, requests to increase the volume of the songs, but Aditya says the volume is full. अच्छा, मतलब जो हमारे मोहित भाई साहब है वो ये थोड़ा सा दूर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आवाज तेज करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ना. तो आदित्य ने बोला कि वॉल्यूम तो भाई फुल है. तो समीर ने क्या किया, समीर बीइंग अ स्मार्ट गाय गेट्स अप, गोज इनटू द किचन, है ना. किचन में गया समीर भाई, ब्रिंग्स एन एम्प्टी स्टील ग्लास, एक स्टील का एम्प्टी ग्लास ले आता है और उसको प्लेसेस द मोबाइल फोन इनसाइड इट, और उसको मोबाइल फोन मतलब उस ग्लास के अंदर मोबाइल फोन रख देता है. एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि जो लाउड अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था हमारे मोहित भैया को, अब सुनाई दे रहा है गाना एकदम अच्छे से. व्हाट इज द रीजन फॉर समीर टू कीप द मोबाइल फोन इन द ग्लास, तो उन्होंने क्यों रखा ग्लास में. देखो अभी सेम चीज वही बताई थी, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ द मतलब सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है ना, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेशंस, है ना. जो हमारा लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेशन. तो लाउडनेस बढ़ेगी कब, जब सरफेस एरिया वाइब्रेशन का बढ़ेगा. पहले जब फोन के स्पीकर इतना ही था, है ना, तो इधर से इतनी सी आवाज निकल रही थी तो केवल इतना ही वॉइस दे रहा था. बट जैसे ही मैंने इसको ग्लास में रखा, तो ये जब ग्लास में आ जाएगा तो ग्लास के भी जो स्टील के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ वाइब्रेट करेंगे. यानी कि जब मैंने इसको ग्लास में रखा तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेशन बढ़ गया, है ना. एंड जो हमको सुनाई दे रहा था लाउडनेस, है ना, जो लाउडनेस हमको कम लग रही थी अब वो बढ़ गया, लाउड सुनाई देगा, है ना. तो वही इधर कहना चाह रहे कि बाय प्लेसिंग द मोबाइल फोन इन द ग्लास द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, ट्रांसफरिंग मोर एनर्जी इन द मीडियम एंड इंक्रीजिंग द लाउडनेस. यानी कि अब मीडियम में जो हमारा एयर मीडियम था वो अभी तक बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ड्यू टू ग्लास के वाइब्रेशन से, क्योंकि ग्लास पूरा वाइब्रेट कर रहा है. पहले के लिए इतना ही पार्ट वाइब्रेट करके जा रहा था मोहित भाई तक का, पूरा ग्लास से वाइब्रेट होकर पूरे साउंड्स निकल के जा रहे हैं मोहित भाई तक, है ना. तो वही सेम चीज लिखी है यहाँ पे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर गिवन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ohm each. You can join them either in a series or in a parallel combination. How will you arrange them so that the equivalent resistance would become maximum minimum. अब देखो मैक्सिमम का केस आता है सीरीज में, है ना. मैक्सिमम का मैक्सिमम का केस आता है सीरीज में जब ऐसे ऐसे मैंने 3 ohm को रखा. your answer must be accompanied by proper mathematical calculation. 3 ohm 3 ohm 3 ohm, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 + 3 + 3 9 ohm सिंपली. और मिनिमम हमारा तब आता है जब हम पैरेलल में रखते हैं, है ना. तो ये आ जाएगा कितना, ऐसे ये है 3 ohm 3 ohm 3 ohm. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R EQ equals to 1/3 plus 1/3 plus 1/3 equals to 3/3 equals to 1 ohm, है ना. तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 1 ohm सिंपली. तो मिनिमम है ये और मैक्सिमम है ये, है ना. तो 54th क्वेश्चन भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है. अब क्वेश्चन है 55. क्वेश्चन क्या कहता है कि in a gold atom atomic number 79 an electron revolves around the nucleus in a circular orbit. There is a strong electrostatic force between the positively charged nucleus and the negatively charged electron. Though the total positive charge possessed by the nucleus is much higher than the negative charge of the electron, there is no displacement of the electron in the direction of the force, है ना. तो नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन ऑर्बिट. देखो बेसिकली ये न्यूक्लियस होता है ना. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूक्लियस ओवरऑल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज. उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं ना, ऐसे गोल 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 गोल. तो गोल गोल बेसिकली चल रहे हैं, तो वो किस फोर्स की वजह से चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो किसने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक मेंटेन किए हुए हैं, कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है उनके बीच का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी एक मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स provides a centripetal force to the electron to move it to make it move in its
ऑन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई लगने वाला फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है कि वो फोर्स जो घुमाता है, मतलब क्या, गोल गोल सर्कुलर पाथ में जो घुमाता है ना, रिवॉल्व करवाता है, तो वो कोई और फोर्स की मदद से, जो एक एक्चुअल में लगने वाले फोर्सेस होते हैं जैसे कि टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, इन सब फोर्सेस की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तब कोई बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह मतलब आता है, तब वो बॉडी घूमती है। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन ए मतलब पार्ट ए का आंसर है। बी क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ऐसा है, जब फोर्स नहीं होगा, जैसे ही मतलब फोर्स नहीं होगा तो फिर इसका क्या मतलब, वो सेंट्रीपिटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, यानी गोल गोल घुमा रहा था। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हटाया वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी हट जाएगा, मतलब वो गोल गोल घूमना बंद करेगा। और जैसे ही गोल गोल घूमना बंद करेगा तो जिस पोजीशन पे बंद करेगा उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा, सीधे सर्कुलर पाथ का उधर। मतलब इट द इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ ऐसे ऐसे घूम रहा था, और अगर मैंने मान लो ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे गया, अगर मैंने ऐसे नीचे की तरफ छोड़ा, नीचे की तरफ यूं, तो ऐसे जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ छोड़ा तो यूं ऐसे जाएगा, समझे। तो जिधर भी टेंजेंट बन रहा होगा ना वो सर्कल के ऊपर, तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर मैं ये फोर्स एकदम से हटा दूं तो वो उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सिंपली, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। क्या कहता है कि a straight wire is passed vertically through cardboard sprinkled with iron fillings. A part, when current is passed through the wire in the upward direction, it is seen that the iron fillings are arranging themselves in a definite pattern. Why? तो इसलिए ऐसा इसलिए इसकी वजह से होता है क्योंकि जो जब करंट फ्लो करता है वायर में तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती हैं। इस वजह से वो वहां पर एक डेफिनेट पैटर्न में कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर ये मेरा वायर है ना, ये वायर है और मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे कार्डबोर्ड रखा हुआ है ना, तो ऐसे गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, गोल गोल, मतलब इस वायर के अराउंड, है ना, कार्डबोर्ड पर। तो कुछ इस तरीके से कि अगर ऊपर जा रहे करंट तो इसका डायरेक्शन इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, बट इसमें क्योंकि सिर्फ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि आयरन फीलिंग्स एक डेफिनेट पैटर्न में क्यों होती है, तो वहां हमको सिर्फ इतना बताना है कि क्योंकि करंट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करती है, सिंपली वहां पर कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमारा आयरन फिलिंग्स इस तरीके से कुछ एक पैटर्न में आ जाता है। फिर व्हाट वुड हैपन टू द अरेंजमेंट इफ मोर करंट वर पास थ्रू द वायर। अगर हम ज्यादा से ज्यादा करंट पास करेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली ये होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन फिलिंग्स वो बढ़ जाएगा। मतलब अब वो और ज्यादा, मतलब इतनी जगह पे वो डेंस तरीके से और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और या फिर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द आयरन फिलिंग्स विल इंक्रीज, यानी कि और दूर तक अब मैग्नेटिक फील्ड जा पाएगी, क्योंकि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो और दूर तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड का असर रहेगा। सिर्फ इतनी दूर नहीं, मे बी और दूर हो जाए यहाँ तक, है ना। तो वही चीज है कि या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयरन फिलिंग्स अराउंड द अब क्या वायर विल इंक्रीज, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंपली हमारा वो क्या डिस्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल इंक्रीज, है ना। तो बस वही चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। क्या कहता है, ऑन अ हॉट समर डे वी ऑफन पुट आइस क्यूब्स टू कूल द वाटर, व्हाई। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि आइस क्यूब्स हम डालते हैं वाटर को कूल करने के लिए। तो आइस क्यूब में होता क्या है कि जैसे मैंने आइस क्यूब को पानी में डाला, है ना, ये पानी है, इसमें मैंने ऐसे आइस क्यूब्स को डाल दिया तो होगा क्या, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ही मैंने आइस क्यूब्स को डाला तो होने लगता है पानी ठंडा होने लगता। पानी कैसे ठंडा होने लगता है, बेसिकली होता ये है कि एक ग्राम ऑफ आइस क्या करती है, 1 ग्राम ऑफ आइस को चाहिए होता है इसको, जैसे ही मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस को जैसे ही 336 जूल ऑफ एनर्जी मिला, 1 ग्राम ऑफ आइस को 336 जूल विच इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, है ना, 336 ऑफ जूल एनर्जी मिल जाता है
है ना, तो वो चेंज आती है 1 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। इसका मतलब क्या करता है, जो आइस है, आइस जब वाटर में डालते हैं तो वो वाटर से कि हर एक ग्राम ऑफ आइस, हर जितना भी ग्राम डालें हम, हर एक ग्राम ऑफ आइस 336 जूल वाटर से ले लेता है। और हीट एनर्जी अगर वाटर से ले ली तो वाटर वाटर के पास हीट एनर्जी कम बचेगी, वाटर के पास हीट एनर्जी कम बचेगी, इसका मतलब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगी, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर गिरने लगेगी। इस वजह से हर एक ग्राम ऑफ आइस 336 जूल ऑफ एनर्जी लेता है, एंड उसी हिसाब से 1 ग्राम वाटर में चेंज भी हो जाता है, एंड साथ ही साथ जो वाटर है उससे एनर्जी लेके उसको भी ठंडा कर देता है। एंड ओवरऑल इस वजह से जो हम लोग का पानी होता है वो कुछ इस तरीके से बर्फ डालने की वजह से ठंडा होता है कि वो एनर्जी आइस ले गई अपने साथ, मतलब खुद को हीट करने के लिए उसने पानी से एनर्जी ली, एंड पानी की वजह से ठंडा हो गया क्योंकि उससे एनर्जी गई, सिंपली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम मीनाक्षी रिप्लेस द एमीटर बाय अ वोल्ट मीटर बाय मिस्टेक, विल दिस सर्किट वर्क। अच्छा, बना लेते हैं सर्किट। क्या कहता है, इस तरीके से है और ये एमीटर बना है, R1 R2, है ना, और ये है V 120 वोल्ट, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे बताया हुआ है। लेकिन क्या बोला कि एम मीटर को गलती से वोल्ट मीटर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो। अब वोल्ट मीटर का होता है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस प्लस R1 प्लस R2, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस कुछ भी विल बी इन्फिनिटी, बड़ा इन्फिनिटी, है ना। तो इसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर हम पूछेंगे करंट कितना फ्लो करेगा, करंट विल बी V अपॉन R, और R कितना है, R है इन्फिनिटी, तो I कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा इस सर्किट में, तो हम चीजें एनालाइज कैसे करेंगे, क्या चीजें हम इसमें निकालेंगे, सिंपली, है ना। तो बेसिकली होगा क्या, अगर वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, इस वजह से अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट के साथ, तो हमारा जो करंट है वो उसमें फ्लो ही नहीं करेगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट मतलब एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में भी वो नहीं होता है, क्या हमारा कि सर्किट में करंट फ्लो आई इक्वल टू 0 होता है, वो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, है ना। बस ये काम हो जाता है इसमें कि ये मतलब टूटा हुआ सर्किट, ब्रोकन सर्किट, ओपन सर्किट वैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। क्या कहता है कि a meter rod is half made of copper and half made of iron, ठीक है। If the mass of the copper part is 900 gram and mass of iron is 800 gram, मतलब ये बना लो, है ना, इतना पार्ट है कॉपर का, इतना पार्ट है आयरन का, ये कितना है, ये 900 ग्राम और ये 800 ग्राम, है ना। और क्या पूछा है कि देन कैलकुलेट द पोजीशन एट विच द रॉड कैन बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखो, अगर 1 मीटर रॉड है उसमें, अब तो अगर यूनिफॉर्म रॉड होती तो बीचों बीच होता हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन क्योंकि इस साइड मास ज्यादा है, इस साइड मास कम है, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं कॉपर की साइड आ जाएगा। आप पूछा है कि कहाँ पर आएगा, डिस्टेंस प्रॉपर बताओ। तो अब मान लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से करना है, मान लेते हैं कि ये तो हो गया 0 और ये 100, है ना, क्योंकि 1 मीटर की रॉड है ना। हाँ, 1 मीटर की रॉड, तो ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये 50 सेंटीमीटर, है ना। अब जो कॉपर है, कॉपर का इसको मान लो कि ये अलग रॉड है, कॉपर की पार्ट की है, ये अलग रॉड है, तो कॉपर का जो 900 ग्राम है वो कहाँ लगेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यहाँ पे, यानी कि ये है कौन सा पॉइंट, ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 0 और 50 के बीच में कितना हो गया, ये 900 ग्राम। और 50 और 100 के बीच में आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, वहां पे लगेगा हम लोग का ये, इसका मास 800 ग्राम, है ना, 800 ग्राम एट 75 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है कि जो हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा, मान लो की बात है, अब होगा तो कॉपर की साइड, मान लो की बात है, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं इस साइड है ना, कहीं यहाँ है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट की एक्स मान लो,
ठीक है। अगर ये x है तो इससे कितनी होगी, देखो ये है 25 और ये 75, 75, यानी ये 25 ये 75, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉपर के और आयरन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर। तो अगर अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कॉपर के सेंटर एक्चुअल पूरे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कॉपर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना है x डिस्टेंस, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 माइनस एक्स सिंपली, है ना। ये कितना है 50 माइनस एक्स। चलो अब मास निकालते हैं, यानी कि देखो अब ध्यान देखो, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पे अगर बैलेंस करेंगे तो ये इधर घुमाना चाह रहा है और ये वाला इधर घुमाना चाह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि 900 ग्राम्स इनटू x इक्वल्स टू 800 इनटू 50 माइनस x, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 900x इक्वल्स टू 5 8 सा 40, 1 2 3 3 0 माइनस 8x, है ना। तो ये 800x, सॉरी 8x नहीं 800x, तो 800 प्लस 900 बन जाएगा 1700x इक्वल्स टू 40,000। x कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 1700, 2 0 गए तो बचेगा 400 अपॉन 17। 400 अपॉन 17 की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट कर लें। 400 डिवाइड बाय 17, ये आ जाएगा हमारा 23.53 सेंटीमीटर, है ना। x की वैल्यू हो गई 23.53 सेंटीमीटर सिंपली। तो अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग ऐड, अब क्योंकि इसमें पूछा है कि कहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 0 सेंटीमीटर से, अगर बताएं तो इतना पार्ट है 25 सेंटीमीटर और फिर प्लस x, यानी कि फ्रॉम 0 पॉइंट, अगर फ्रॉम 0 सेंटीमीटर तो क्या लिखेंगे उसमें, हम इसमें 25 और ऐड करते हैं क्योंकि 25 और प्लस x, 25x की वैल्यू ये है और इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48.53 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर, है ना, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरऑल इस पूरे मास का कहां पर आ जाएगा, दैट विल बी एट 48.53 सेंटीमीटर सिंपली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहता है क्वेश्चन, भाई, The diagram below shows a copper conductor placed along the east-west direction. अच्छा, एक कॉपर कंडक्टर है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना। ईस्ट ये वेस्ट ये, ठीक है, सॉरी ईस्ट इधर इधर बताया है क्वेश्चन में, ईस्ट इधर बताया वेस्ट इधर बताया है, ओके ठीक है ठीक है। अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास P इज प्रेजेंट अबव द कंडक्टर, यानी कि जो P वाला कंपास है वो कहाँ प्रेजेंट है, अबव, ये P है और ये Q है, ये कहाँ प्रेजेंट है, बिलो, है ना। और क्या बोला है कि मैग्नेटिक कंपास P is present above the conductor and Q is below the conductor. If current is passed through the wire from A to B, then which of the two compasses will show prominent deflection and why? अच्छा, बोला है कि अगर A से B में करंट पास करें, A से B इस डायरेक्शन में ऐसे करंट पास करें तो इन दोनों में से कौन सा वो वाला वो है क्या कंपास जो जिसमें डिफ्लेक्शन शो होगा एंड कौन सा किसमें नहीं होगा। देखो P रखा है कहाँ, P रखा है अबव द वायर और Q रखा है बिलो द वायर, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे अगर ये मेरा वायर है ऐसे रखा है तो इस वायर के Q रखा है, Q नीचे रखा है और P रखा है इसके ऊपर, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अगर इसमें कौन सा रूल से, मैक्सवेल्स वो राइट हैंड थंब रूल, तो थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में यानी कि ऐसे, और फिंगर्स को ऐसे ट्विर्ल करेंगे, घुमाएंगे, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो जब नीचे क्या है, नीचे है क्यू, क्यू की डायरेक्शन आ रही है इस साइड को, क्यू की डायरेक्शन आ रही है इस साइड को, इनसाइड द प्लेन, है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से जो आ रहा है ना कि ऐसे, अगर करंट ऐसे मूव करे तो इधर आ रहा है क्यू, क्यू का जो आ रहा है नीचे, क्यू का आ रहा है क्योंकि क्यू को भी नीचे रखा है तो उसकी आ रही डायरेक्शन ऊपर। अब ये क्यू पहले से ही ऊपर है तो वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे, जब ऐसे करके ऐसे करेंगे इस साइड, जब पी की बारी आएगी, पी क्योंकि ऊपर रखा है तो पी का आ रहा है नीचे की तरफ, पी का आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब पी कैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा, एकदम पलट जाएगा, पी एकदम पलट जाएगा, है ना। तो क्यू हमारा डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है क्योंकि क्यू पहले से उसी डायरेक्शन में अलाइंड है जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन आ रही है, बट पी की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से पी डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड एकदम एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिंपली आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से करना था कि पी डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्यू नहीं करेगा, एंड क्यों करेगा भी बता दिया, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ए से बी में करंट फ्लो करने की
वजह से बनी है कुछ इस तरीके से कि वो क्यू कोई उसी डायरेक्शन में रखे हैं जो इसमें थी, बिलो द कंडक्टर है, और पी जो है वो अबव द कंडक्टर सिंपली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कहता है क्वेश्चन 61? क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम एंड द टॉप ऑफ वाटरफॉल, यानी कि झरना बह रहा है, झरना बह रहा है कुछ ऐसे, तो इस यहाँ पे टॉप और मतलब टॉप और बॉटम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है कितना, 0.2 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटरफॉल, जी इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर केजी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 40 to 100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो बेसिकली इसमें जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो ऊपर है पहाड़ पे, वो कहीं ना कहीं जब नीचे आते आते किस में बदल गई होगी, हीट एनर्जी में सारी की सारी। तो हम क्या करेंगे, पीई इक्वल्स टू क्यू कर देंगे। अब पीई क्या होता है, एम जी एच, और क्यू होता है कितना, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, है ना। एम से एम गया, जी कितना बोला है 10, एच हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है ना। सी इसमें गिवन है कितना 4200, और डेल्टा टी कितना गिवन है 0.2, है ना। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा हम लोग का एक जीरो से ये जीरो गया, इससे ये गया, तो बचा कितना 84 मीटर। तो हाइट ऑफ वाटरफॉल आ गई हम लोग का सिंपली 84 मीटर्स। तो हाइट ऑफ वाटरफॉल कितनी आ रही है, 84 मीटर्स। तो इसका ये आंसर होगा सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन कि द डायग्राम शोज स्ट्रॉ पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इन द ग्लासेस, है ना। व्हाई डज द स्ट्रॉ इन वाटर अपीयर थिकर एज कंपेयर टू द स्ट्रॉ आउटसाइड वाटर। अच्छा, थिकर क्यों दिख रही है ना। और व्हाई डज द स्ट्रॉ अपीयर डिसकंटिन्यूअस इन वाटर, दोनों का चलो आंसर करते हैं। देखो इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ, है ना। जैसे ये है, मान लो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने इसमें ये पेन डाला, है ना। अब ध्यान से देखो क्या दिखा है, ध्यान से देखो। तो जो पानी के अंदर जितना है ना पेन, वो दिखेगा क्या, दिखेगा थोड़ा सा थिक, है ना, थोड़ा सा थिक दिखेगा, और प्लस पेन डिसकंटिन्यूअस दिखेगा सरफेस ऑफ द वाटर में। अब देखो डिसकंटिन्यूअस का रीजन क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, जब जो रेज आ रही हैं वो हल्की सी शिफ्ट हो गई हैं, है ना, शिफ्ट हो गई हैं, तभी तो पेन का जो है ना हल्का सा आगे की तरफ ऐसा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसी वाला पेन आगे की तरफ, जो पानी के अंदर वो पीछे की तरफ है, तो पेन जो है ना, पूरा पेन के जो अंदर है पानी का, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डिसकंटिन्यूटी का रीजन। और पूछा है कि थिक होने का रीजन क्या है, कि हमको थिक क्यों दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, ऐसे थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, है ना, जो अंदर है पेन इसके, वो थोड़ा सा थिक दिखाई देगा, है ना। जो बाहर है वो पतला है, और जो अंदर है वो मोटा है, थोड़ा थिक, है ना। तो थिक दिखने का रीजन बेसिकली क्या है, जैसे कि तुम ऐसे देख रहे हो, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से, है ना, ऐसे देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, दूर से। तो अब ध्यान से देखो, ये है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये वाली सरफेस ध्यान से देखो, ये वाली सरफेस है पानी की, मतलब ग्लास की ये वाली सरफेस कैसे एक्ट करेगी, एज कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्यों क्यों ऐसे एक्ट करेगी, देखो ध्यान से, हमारा कुछ ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। मान लो की बात है, मेरा पेन है बीच में, मेरा पेन अगर बीच में है, तो ये मेरा ग्लास है, मतलब ये ग्लास है, और ये मेरा वाटर है, ऐसे 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 भरा है ना। तो अब क्या होगी, जो रेस निकल रही है ना, जो रेज आ रही है, रेज ऐसे आई, मतलब हमारा पेन है उससे रखा है, उससे रेज आई, इस पे टकराई ग्लास पे, ग्लास के इस वाले टाइप जगह पे। तो कहां से जा रही है, वाटर भी ऑप्टिकली डेंसर है, ग्लास भी ऑप्टिकली डेंसर है, लेकिन एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो कहां जाएगी, सिंपली हमारी जो रे आती है वो कहाँ बेंड हो जाएगी, सिंपली फोकस पे, मतलब कन्वर्ज होने लगती है, मतलब तो इमेज बनने लगती है कैसा, बेसिकली इधर आती है ना, क्योंकि तो कॉन्वेक्स, आप क्योंकि मेन बात है, हाँ सॉरी, मैं क्या कह रहा था कि ये दोनों तो वो हैं क्या, वाटर एंड ग्लास, तो बेसिकली टुवर्ड्स द फोकस कन्वर्ज होने लगेंगी। बट और दूसरी बात क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रखा होता है कहाँ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो हमारी इमेज कैसी बनती है हमारी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, है ना। तो उसी हिसाब से ध्यान से देखो, यहाँ पे हुआ ये है कि जो हमारा पेन है, पेन
है ना, वो कैसा है, वो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, ये अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला साइड मान रहे हैं तो ये जो पेन है हमारा, ये कुछ ज्यादा ही करीब है हमारे ऑप्टिकल सेंटर के। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा पेन है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। इसका मतलब जो इसकी इमेज हमको दिखाई दे रही है ना पानी के अंदर, थिकर थिकर मोटी सी, वो हमको इमेज जो दिखाई दे रही है दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ऑब्वियस सी बात है, जो वर्चुअल हम लोग इमेज दिखाई दे रही है, क्या हम लोग इस इमेज को छू सकते हैं? हम तो छू रहे हैं वो पेन है, जो हम छुएंगे ना तो वो हम ऐसे अगर पानी के अंदर छू रहे हैं तो वो पेन छू रहे हैं, हम इमेज को नहीं छू रहे हैं, इसलिए हम इमेज को नहीं टच कर सकते, हम ऑब्जेक्ट को ही टच कर रहे हैं। ओवरऑल ये इरेक्ट भी है, मतलब क्योंकि सीधी है, मतलब सीधी इन द सेंस कि ये उल्टी नहीं होगी, कि पेन वैसे नहीं पलट गया है ना, जैसे मैंने रखा था वैसे ही। और प्लस मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इस वजह से थिकर दिख रही है क्योंकि ये रखी कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ना, इस वजह से थिक दिख रही है। और डिस्कंटिन्यूटी का रीजन मैंने बताया क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो थिक होने का रीजन, कॉन्वेक्स लेंस से ऐसे पास हो रही है, उनके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी है, इस वजह से मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, इस वजह से हमें थिकर दिख रही है। लेकिन डिस्कंटिन्यूटी का रीजन है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिंपली, है ना। तो ओवरऑल होपफुली समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि the above diagram shows a triangular prism for tracing the path of ray AB due to the refraction through the prism. Observe the diagram and answer the following, है ना। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है ऐसे, है ना, और क्या है, ए बी रेज कुछ इस तरीके से आ रही है, ए बी, है ना, इस डायरेक्शन में। तो पूछा, इधर एस बना है, इधर आर बना है, इधर क्यू बना है, और इधर पी बना है, है ना। तो अब बोला है क्या है कि स्टेट द करेक्ट आई पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस टू सी द इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सेम लाइन थ्रू द प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म कैसे रे करती, देखो बेसिकली अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई है तो बेसिकली ये ऐसे आई और फिर ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी बेस की तरफ, है ना। ये बेस, क्योंकि इसके लिए बेस की तरह ये एक्ट करेगा, एंड ये एंगल ऑफ द प्रिज्म हमारा ये एक्ट करेगा, है ना। तो ऐसे आई, ऐसे बेंड हो गई, एंड कहाँ होके बेंड जाएगी, फिर उसके बाद और टुवर्ड द बेस बेंड होके जाएगी ऐसे। तो कहीं ना कहीं क्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें, अगर पी क्यू आर एस इन चारों में कंपेरेटिवली क्यू इज द बेस्ट पोजीशन, क्यू की नजर से अगर हम देखेंगे तो कुछ हमें ए बी लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, ए बी स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमें तो रे ऐसे आई, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे आई, इस वजह से हमें वो तो दिखाई देगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देगा, है ना, क्योंकि रे जो आई वो वाली कुछ ऐसे बेंड हो गई, हमें तो ये वाली लाइन दिखनी है, और ये वाली रे कैसे ऐसे ऐसे आई, तो हम ए बी एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे अगर हम क्यू से देखेंगे। तो पहले वाले का पार्ट का आंसर है क्यू। सेकंड पूछा है, इफ द रे आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देन विच शुड बी द एप्रोप्रिएट पोजीशन आउट ऑफ पी क्यू आर एंड एस टू सी द इमेज ड्यू टू टी आई आर। अब देखो बात क्या बोल रहा है कि जब वो एंटर करेगी प्रिज्म में, तो अगर उसका टी आई आर हो जाए, अगर टी आई आर हो जाए, मान लो की बात है वो ऐसे ना जाके यहाँ पर टी आई आर हो जाए, अगर टी आई आर होगा तो कहाँ जाएगी, आ जाएगी कुछ इस जगह, है ना, एस के पास या फिर आर के पास, कुछ कह नहीं सकते बहुत, क्योंकि इसमें एंगल गिवन नहीं है, तो एस या आर के पास कहीं ना कहीं से जाएगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं आर एंड एस बोथ, या फिर इधर आर एंड इधर आर और एस, है ना, दोनों ही करेक्ट आंसर कंसिडर किए जाएंगे। कि अगर टी आई आर होकर ऐसे जाएगी तो वो आर या एस इन दोनों पर जाएगी। उसमें भी देखो यहाँ पे ऐसे जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे गई फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहीं इनके बीच में जा रही है, तो आर या एस हम दोनों लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक की जगह वो जा रही है ना, टू सी द इमेज ड्यू टू टी आई आर से हम देख सकते हैं कि उनमें से किसकी तरफ जा रही है, मतलब आर पे जा रही है तो एस पे जा रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से तो क्यू पे गई, टी आई आर की वजह से आर या एस पे जाएगी सिंपली, है ना। तो फिलहाल हम लोग का इसी के साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो थे वो खत्म होते हैं, है ना। होपफुली समझ में आया, होपफुली चीजें प्रैक्टिकली और, है ना, विजुअली चीजें और अच्छी लगी, बेटर लगी, है ना। तो अब चलो ये वीडियो फिलहाल यहाँ तक, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड फाइनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।